हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका फ्रॉम उत्ती ओवरसीज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग कनाडा विजिटर वीज़ा ट्रेंड्स के बारे में, और जो कि एज अप्रैल 2025 के ट्रेंड्स रह रहे हैं अभी के टाइम पे। कितना रिजेक्शन है, कितना सक्सेसफुल रेशियो है, और क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए अपनी फ़ाइल में, आप इस वीडियो में वो सब जानेंगे। अगर आप एट प्रेजेंट एज अ स्टूडेंट, वर्क परमिट या फिर एज अ पीआर कनाडा में हो और आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस को बुलाना चाहते हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, आपकी कॉन्वोकेशन हो या जस्ट अ नॉर्मल विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं और आप उनका विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं एक पॉजिटिव अपडेट की, क्योंकि पहले हम पॉजिटिव चीज़ से शुरू करते हैं। जो पहले कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर चुके होंगे उन्हें पता होगा कि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 60 to 70 डेज, इवन मोर देन दैट हुआ था, यानी कि 2 से 3 महीने उनके वीज़ा को आने में लग गए थे। बट एज ऑफ अप्रैल 2025 IRCC की आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो कनाडा इमिग्रेशन ने जो ये टाइम ड्यूरेशन है ये रिड्यूस कर दिया है बाय 28 डेज़। जी हाँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, और कई लोगों के तो इससे भी पहले रिज़ल्ट आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर आपको जल्दी ही वहाँ पे पहुँचना है और आप डिले हो चुके हो कोई स्पेसिफिक डेट के लिए, कोई इवेंट के लिए, कॉन्वोकेशन के लिए, तो आप ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का विजिटर वीज़ा टू गेट योर रिजल्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। क्योंकि ये टाइम जब हम 1 महीने में, कहाँ हमें वीज़ा मिल रहा है और कहाँ लोगों को 2-2, 3-3 महीने तक वेट करना पड़ता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था पिछले 1 साल। आपका इन्विटेशन लेटर क्लियर हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, तो आप इस टाइम ड्यूरेशन का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना कनाडा विजिटर वीज़ा जल्द से जल्द अप्लाई करके आपके पास आ सकता है। अब बात करते हैं सैड पार्ट की इस वीडियो में कि आखिर जो बैड अपडेट है वो क्या है। वो यही है कि जो रिजेक्शन रेट है वो काफ़ी बढ़ रहा है टाइम टू टाइम। आप देख सकते हैं आपका 40 to 50% जो फाइल्स होती है वो रिजेक्ट हो रही हैं विजिटर वीज़ा में, और उसके बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट नवंबर 2024 में कनाडा गवर्नमेंट ने वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को फुल अथॉरिटी दी है कि आप फाइल अच्छे से देख सकते हैं, इन डेप्थ जा सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि कितने दिन का वीज़ा चाहिए आप उस हिसाब से भी वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही ध्यान से स्पेसिफिकली इंडियन फाइल्स को देख रहे हैं इस टाइम पे विजिटर वीज़ा की। हमें जब विजिटर वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे होंगे, हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार चेक करने पड़ेंगे ताकि उनको मौका ना मिले हमारी वीज़ा रिजेक्ट। सबसे बड़ा और कॉमन रीज़न एक ही है जो सबको पता होगा, दैट इज़ फाइनेंशियल्स जो है वो वीज़ा ऑफिसर इसलिए देखता है क्योंकि आप वहाँ पे एज अ विजिटर जा रहे हो। तो विज़िट करने के लिए आपको कहीं कोई भी जगह जाना हो, आपको पैसे चाहिए, आपका इनकम बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छे फंड्स होने चाहिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग रिसेंट कुछ दिनों के में ही फंड्स डाल देते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ फंड डाल देते हैं, जो कि एक कंसर्न बन जाता है वीज़ा ऑफिसर के लिए भी कि इसके पास कोई ऐसे इसके फंड्स नहीं होंगे, क्योंकि इसने अभी लास्ट कुछ दिनों में ही फंड्स डाले हैं और वो भी एक साथ इतने डाले, तो कहाँ से आए ये फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स पे शक हो जाता है वीज़ा ऑफिसर को, क्योंकि लेट्स से कि आपकी 4-5 लाख साल की इनकम है और आप शो कर रहे हैं 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, दैट टू जो आपने ऐड करे लास्ट 20 डेज में या महीने के अंदर अंदर ऐड करे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है ये वीज़ा ऑफिसर्स के लिए। प्लीज़ अपने फंड्स को ध्यान से कीजिए। आप सोचिए कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर की जगह होते और आप ये फाइनेंशियल्स देखते, आपको लगता कि यार इसकी तो इतनी इनकम है, ये पैसे कहाँ से आए और एकदम से कहाँ से आए, तो आपको भी शक होता उस पर। तो जस्ट पुट योर फुट इन द शूज़ ऑफ वीज़ा ऑफिसर। आपको बहुत सारी गलतियां अपनी सामने दिख जाएंगी। अगर आपका रिजेक्शन ऑलरेडी आया हुआ है तो आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए। प्लस उसके बाद
सेकंड गलती ये है जो इंडिया में टाइज़ होते हैं, टाइज़ एज इन फैमिली टाइज़, कि आपके फैमिली में और कौन है पीछे, आपके मदर फादर हैं, अगर आप सिंगल हो तो वो पीछे हैं, उनका कोई और बच्चा है कि नहीं उनका ध्यान रखने के लिए, या फिर आपके स्पाउस है, बच्चे हैं जिनको आप पीछे छोड़ के जा रहे हो, जो कि बहुत मेन रीज़न होता है फॉर यू टू कम बैक टू इंडिया, उनको दिखाने के लिए। ठीक है, आपको बहुत एक कहानी बनानी पड़ेगी। आप मान लीजिए कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये बेस है मेरे जाने का, एक प्रॉपर स्टोरी बिल्ड होनी चाहिए, और वो भी रियलिस्टिक स्टोरी होनी चाहिए, रियलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ मैं इसलिए सो एंड सो रीजंस की वजह से अपने बच्चे के पास, स्पाउस के पास या सिबलिंग के पास जा रहा हूँ, एंड क्योंकि मेरे इंडिया में ये चीज़ें हैं तो इस वजह से मेरे को वापस आना ही पड़ेगा। सो मेरा इंटेंट इज़ ओनली फॉर विजिटिंग द पर्सन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फैमिली टाइज भी दिखाने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी होगी अगर आपकी, या सब कुछ एफडीज वगैरह ये सब है ना, सोशल टाइज होंगे, वो आप दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप सोचिए। आप एजेंट के पास तो चले जाते हैं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, बट हमारा हमेशा यही कोशिश होता है कि हम एक प्रॉपर एक रियलिस्टिक स्टोरी लाइन बनाएं कि हाँ ये चीज़ है, हमारे पास पीछे ये चीज़ें हैं, ये लोग हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और इस वजह से हम वापस आ जाएंगे। और ये रीज़न है कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं कनाडा कुछ दिनों के लिए, इतने स्पेसिफिक दिनों के लिए। तो आपकी आइटनरी भी होनी चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका रीज़न बहुत ही वैलिड होना चाहिए। सो अब थर्ड मेजर रीज़न इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फाइनेंशियल, होम टाइज, ये वो, बट जो कि आप मान लीजिए इनविटेशन लेटर डाल रहे, ट्रैवल आइटनरी डाल रहे। अब इनविटेशन लेटर में क्या होता है ना, आप में से 80 to 85 लोगों को पता ही नहीं होगा कि एजेंट इनविटेशन लेटर में क्या लिख रहा है, क्या बेसिस उसने डाले हैं कि आपको वो बंदा इनवाइट कर रहा है। आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। आपको अगर वो इनविटेशन लेटर नहीं सकते तो आपको एटलीस्ट ऑफिस में आके पढ़ा तो दे कि हमने ये इनविटेशन लेटर डाली है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस यही रहती है यूजुअली कि हम उस बंदे को बताएं कि सी दिस इज़ द इनविटेशन लेटर दैट वी हैव मेड, आप ये इसको स्टैट्यूटरी कराएं, लेटर दैट वी हैव मेड। सो ये बेसिस हैं आपके वहाँ जाने के, और आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है हमने ये लिखा हुआ है, आपकी तरफ से जो जाएगा वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए कि आपको ग्राउंड्स लग रहे हैं, क्योंकि आप भी एक एज एम्बेसी का जो ऑफिसर होता है उसकी तरह सोचिए कि अगर आपके सामने कोई एप्लीकेशन आ रही है बाहर जाने के लिए, आपका पर्पस ऑफ विजिट पढ़ के उसको लगे कि हाँ भाई इसको जेन्युइनली जाना है एंड इट्स अ जेन्युइन टूरिस्ट, ओके, विजिटर। सो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, जिन लोगों के रिजेक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं कनाडा विजिटर के लिए, क्योंकि अब देखिए, अब हम चाहे जो भी बोले कि है ना कनाडा ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है, या स्टडी वीज़ा नहीं जाना चाहते, या जो भी है, अब जो लोग ऑलरेडी चले गए हैं इवेंचुअली दे विल कॉल देयर पेरेंट्स, दे विल कॉल देयर सिबलिंग्स, और अपने स्पाउस को तो बुलाएंगे ही उधर, ठीक है, एज अ विजिटर बुलाएंगे एटलीस्ट। तो हमें विजिटर वीज़ा पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा। अब जितने भी लोग गए हैं उनको अपनों से तो मिलना ही है वहाँ। तो इसलिए अगर आपकी रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है कनाडा के लिए, तो आप अपने GCMS नोट्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि GCMS नोट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली आपकी प्रोफाइल के लिए स्पेसिफिकली बताएगा कि इस वीज़ा ऑफिसर ने क्या रीज़न दिया आपकी प्रोफाइल में। क्योंकि जेनेरिक जो सेक्शन डाल देते हैं कि जी आप वापस नहीं आओगे, ये रिजेक्शन है आपका, ठीक है, बट आप वापस क्यों नहीं आओगे, उनको क्यों लग रहा है, इज़ दिस अ फाइनेंशियल टाइप प्रॉब्लम, इज़ दिस अ पर्सनल टाइज प्रॉब्लम बैक टू योर होम कंट्री, क्या रीज़न है, आपकी इनविटेशन लेटर सही से नहीं बनी। क्योंकि कई जगह मैंने ऐसे नोट्स देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पर्पस ऑफ लेटर विजिट है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या करा, जो उस एक की प्रोफाइल में डाला एजेंट्स ने पर्पस ऑफ विजिट, वही किसी और की भी प्रोफाइल में डाल दिया, ठीक है, जेनरिक सा पर्पस ऑफ विजिट बना दिया। और आप लोगों ने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि जी हमें अपना पर्पस ऑफ विजिट तो दिखाइए, अपना इनविटेशन लेटर तो दिखाइए जो आप डाल रहे हो उसमें। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एंड यू विल सी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यू विल सी अ पॉजिटिव ग्रोथ इन ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स। एंड लास्टली आई वुड से कि अगर आपकी रिजेक्शन है, अगर आपको अप्लाई करना है, आप अपनी प्रोफाइल असेस कराना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल की। सो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी आप प्लीज़ हमारे पास ही आई, बट आई वुड से कि जो एजेंट आपको ट्रांसपेरेंसी देता है,
आपके पूरी प्रोसेस में आप प्लीज़ और प्लीज़ उससे ही फ़ाइल लगवाइएगा। और लास्टली ऑफ कोर्स अगर हमें हमारे से फ़ाइल लगवानी है, हमारे से डिस्कस करना है, तो आप दिए गए नंबर पे मुत्ती ओवरसीज़ को कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस फिरोज़पुर पंजाब में है, आप ऑफिस आके भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ जो आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स कनाडा में ऑलरेडी हैं एंड देयर इज़ अ होप कि वो इन फ्यूचर किसी को बुलाएंगे विजिटर वीज़ा पे, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।